कुछ ऐसा है कि आप देख करके बता सकती हैं कि हाँ शायद इसमें डायबिटीज़ हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं, जैसे कि अकैंथोसिस निग्रिकेंस, जैसे गले में यहाँ पे कालापन, ठीक है, अंडर आर्म्स में कालापन, ठीक है। स्किन टैग्स, अगर अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहे तो स्किन टैग्स, छोटे छोटे काले काले टैग्स नेक पे, बैक पे इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर डायबिटीज़ है तो कुछ ऐसे साइंस जो हम अपनी बॉडी में समझ सकते हैं कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो शायद हम टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एक बार जा करके डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। सो देन आपको थकान ज़्यादा होना, वेट लॉस होना, मसल वेस्टिंग होना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन बार बार ज़्यादा रहना, कई लोगों में भूख ज़्यादा लगना, रिकरेंट प्राइवेट पार्ट्स में जेनाइटल इन्फेक्शन होना, या रिकरेंट स्किन फंगल इन्फेक्शंस होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा और कोई टेस्ट होता है कि सिर्फ इसी टेस्ट को देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ डायबिटीज़ है या नहीं है? ओके, सो नॉर्मली 3 टेस्ट हम लोग बोलते हैं: फास्टिंग, 2 hours आफ्टर मील विच इज पोस्ट प्रांडियल, एंड HbA1c। तो स्टडीज ने शो किया है जितना आप वजन ज़्यादा कम करेंगे उतना बेटर है, बट इवन 5 to 7% ऑफ वेट लॉस ऑलमोस्ट 44% रिस्क कम कर देता है। नहीं डॉक्टर, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि अगर आप डायबिटीज़ होने के रिस्क पर हैं, आपको डायबिटीज़ भी है, तो हर मील के बाद अगर आप सिर्फ 10 मिनट की भी वॉक कर लेते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल डाउन हो जाते हैं। so ये सही है? यस, सो वॉकिंग आफ्टर मील इवन 10 minutes कैन रिड्यूस योर खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर बाय ऑलमोस्ट 30%। मरीजों का यही रहता है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गया तो हमें सब बंद करना पड़ेगा, तो हम खाएं क्या, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? प्लीज़ आप बताइए कि अगर कुछ बंद करना है, कम करना है, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं खाने के? स्मॉल चेंजेस, जैसे गेहूं की रोटी ना खा के गेहूं के साथ आप 50% गेहूं, 50% आप मिलेट्स ऐड करें, आप उसकी रोटी खाएं। तो एक मिलेट्स वाली रोटी के साथ आप थोड़ा सा राइस ले सकते हैं, दाल ज़्यादा मात्रा में लें, सैलेड ज़्यादा मात्रा में लें, मील में बटर मिल्क या दही ज़रूर लें, फल खा लें या सैलेड खा के अपना पेट थोड़ा ज़्यादा भर लें, तो और बाद में जो चीज़ें अपने खाने की खाएं, तो इससे भी आपका इंसुलिन कम रहेगा। सो अगर आप खाने से पहले सैलेड ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर वही आपकी भूख थोड़ा कम होगी, क्योंकि आपके स्टमक को सेटाइटी सिग्नल जो है वो 20 मिनट्स के बाद आता है ना। सो अगर आप स्टार्टिंग में सैलेड खाएं, थोड़ा च्यू ज़्यादा करके खाएं, एंड तो फिर आपका वो 20 मिनट्स वाले पीरियड में टाइम कम रह जाएगा, सो आपका कार्ब थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर्स बेटर रहेंगे। इंडिया को अब वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। डायबिटीज़ वैसे तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, लेकिन इसकी वजह से तमाम ऐसी और भी बीमारियां पनपने लगती हैं शरीर में, जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। जो डायबिटीज़ है वो आपके ब्रेन से लेकर के आपके पैर की उंगलियों तक को अफेक्ट करता है। कई बार ऐसे नौबत आ जाती है कि पैर काटना पड़ता है, कई बार ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, इस तरह की दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। डायबिटीज़ को लोग बहुत ही कम आंकते हैं कि चलो ठीक है, शुगर ही तो है, ठीक हो जाएगा दवाई खा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा बदलाव करनी पड़ती है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में डायबिटीज़ होने के आजकल क्या कारण ऐसे हैं जो आपको जानना समझना चाहिए? इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया तो क्या ये कभी ख़त्म हो सकता है, या आपको लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करना पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंवदा त्यागी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल, पटपड़गंज में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है कि डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे इंसान को शुगर की बीमारी है, और लोगों को ये धारणा बन गई लोगों में कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, शुगर ही तो है, सबको हो गई। पहले हमें लगता था कि ये आप जब एक एज क्रॉस कर जाएंगे तब आपको दिल से जुड़ी शुगर, इस तरीके की बीमारियां होंगी। आजकल यंग जनरेशन में भी देखा जा रहा है। कुछ मैंने पहले ऐसी स्टडीज़ पढ़ी थी कि अगर आज के समय में 20-30 साल के लोगों का भी टेस्ट कराया जाए तो वो प्री डायबिटिक भी पाए जा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटीज़ हो कैसे जाता है, कि ऐसे क्या बॉडी में टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, बदलाव हो जाते हैं कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। उसके बारे में बताइए। सो टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसमें आपका जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है,
अगर तो, और साथ ही साथ उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब सेडेंट्री ज़्यादा रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। आजकल हेल्थ एप्स होने के बाद भी लोग इतना फिटनेस में ध्यान नहीं देते हैं। जंक फूड डिलीवरी राइट हमारे डोर स्टेप्स पर है, एंड स्ट्रेस ओवरऑल बढ़ा है। हम लोग काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर कम ध्यान दे रहे हैं। लोग इवन 7 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सो इन सब कारणों की वजह से इवन बच्चों में, टीनेज में भी टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। राइट। टाइप 2 डायबिटीज़ को लेकर के एक धारणा ये भी है कि जो लोग ओवरवेट या ओबीज होते हैं, मतलब मोटे लोग में, उनमें ही हो सकता है, जो पतले दिखते हैं उनमें तो नहीं होगा डायबिटीज़। है इस बात में सच्चाई? ये बहुत अगर मैं डायबिटीज़ के 10 लोगों को लेती हूँ तो उसमें से 8 लोग ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इंडियंस का जेनेटिक मेकअप थोड़ा अलग है कॉकेशियन पॉपुलेशन से। हम लोगों का कम वेट पर भी फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। राइट। सो हमारा BMI हो सकता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन हमारा लिवर, हमारे पेट के आसपास, हमारे मसल्स में, हार्ट के आसपास फैट डिपोजिशन ज़्यादा जल्दी होता है। इस वजह से हमें कॉकेशियन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम उम्र में डायबिटीज़, कम उम्र में हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। ओके। अभी जैसे आपने कहा कि अगर 10 लोगों को हम देखें तो 8 लोग ओवरवेट होंगे, 2 लोग ऐसे होंगे। हम इसमें अलग अलग टाइप के फैट डिपोजिशन की बात करें तो अगर कोई इंसान देखने में पतला लग रहा है लेकिन उसके बेली फैट पर अच्छा खासा फैट है, सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, तो क्या इनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली। सेंट्रल ओबेसिटी के साथ हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़, PCOD, ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से, या जिसको पूरा पहले हम सिंड्रोम X के नाम से बोलते थे, ये होता है और ये डायबिटीज़ का प्रिकर्सर है। सो वजन और डायबिटीज़ एक 2-वे स्ट्रीट है। हाँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है मतलब। और अगर किसी के, जैसे खास करके लेडीज़ के हिप पर, वेस्ट पर फैट ज़्यादा जमा होता है, आर्म्स पर ज़्यादा, या इवन थाइस पर भी, तो इनमें भी है कि डायबिटीज़ हो सकता है? उनमें डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है। नॉट ओनली दैट, जिन फीमेल्स को अब्डोमिनल ओबेसिटी है उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, PCOD से लिंक्ड सर्टेन कैंसर्स, हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। आप डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं तो आई एम श्योर आपके पास आए दिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स अपनी केसेस लेकर के आते होंगे। कुछ ऐसा है कि आप देख करके बता सकती हैं कि हाँ शायद इसमें डायबिटीज़ हो सकता है? तो कुछ ऐसे 4-5 हम मापदंड समझ सकते हैं कि हाँ इस इंसान को हम बाहरी तौर पर देख करके समझ सकते हैं कि मे बी ये डायबिटिक है। जब वज़न ज़्यादा होता है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं, जैसे कि अकैंथोसिस निग्रिकेंस, जैसे गले में यहाँ पे कालापन, ठीक है, अंडर आर्म्स में कालापन, ठीक है। स्किन टैग्स, अगर अकैंथोसिस निग्रिकेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहे तो स्किन टैग्स, छोटे छोटे काले काले टैग्स नेक पे, बैक पे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों का वजन ज़्यादा होगा, ऐसे लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी होगा। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स जो है अपनी डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं। देन दे डायग्नोज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अल्टीमेटली द पर्सन कम्स टू अस। अच्छा, ओके। अभी आपने जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कही, इस टर्म को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए कि आखिर क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैसे बढ़ने लगता है और ये डायबिटीज़ में कैसे आपको जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द एंड रिजल्ट ऑफ ओवरवेट या ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी में नंबर ऑफ फैट सेल्स बढ़ जाते हैं और फैट सेल्स का साइज भी बढ़ जाता है। सो एक्सेस एडिपोसिटी लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं और एक और पर्सन, हम दोनों एक रोटी खा रहे हैं, अगर उससे बनने वाले कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को ना बढ़ने देने के लिए मेरी बॉडी में 4 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत है, तो सेम काम करने के लिए ओवरवेट या ओबीस पर्सन को 8 या 10 इंसुलिन यूनिट की ज़रूरत है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ग्रेटर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि पैंक्रियाज ऑर्गन जहाँ से इंसुलिन बनता है वो कंटिन्यूसली ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। जब वो ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, आप और मैं अगर बहुत ज़्यादा काम करें तो हम भी थक जाएंगे, हमें भी एग्जॉशन होगा। ऐसे ही पैंक्रियाज को एग्जॉशन हो जाता है और बीटा सेल्स की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब वो कैपेसिटी 50% तक पहुंच जाती है तो आपकी बॉडी वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर पाती है
and you develop diabetes. ओके और अगर डायबिटीज़ है तो कुछ ऐसे साइंस जो हम अपनी बॉडी में समझ सकते हैं कि कुछ बदलाव हो रहे हैं तो शायद हम टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एक बार जा करके डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। ओके, सो जब ब्लड शुगर लेवल्स हल्का बढ़ता है, मान के चलिए अगर नॉर्मल व्यक्ति का खाना खाने के बाद का शुगर 140 के नीचे रहना चाहिए, सो समवेयर बिटवीन 140 टू 200 आपको जरूरी नहीं है कि कोई लक्षण आए, ठीक है, वो तो जब आप टेस्ट करेंगे आपको तभी पता चलेगा, हाँ। है ना। सो इट इज रिकमेंडेड कि 35 ईयर्स के ऊपर एवरीबडी शुड गेट टेस्टेड। उसके ऊपर जैसे जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ते जाता है, सो इवन इफ योर ब्लड शुगर लेवल्स आर वेरी हाई, आपका बॉडी वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाता है क्योंकि इंसुलिन नहीं है, ठीक है। सो देन आपको थकान ज़्यादा होना, वेट लॉस होना, मसल वेस्टिंग होना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन बार बार ज़्यादा रहना, कई लोगों में भूख ज़्यादा लगना, रिकरेंट प्राइवेट पार्ट्स में जेनाइटल इन्फेक्शन होना या रिकरेंट स्किन फंगल इन्फेक्शंस होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, आपने जैसे जो चीज़ें हमें बताई वो कई बार जो लोग हैं वो जानते समझते हैं, टेस्ट जा कर के खुद से करा लेते हैं। डायबिटीज़ के लिए सबको एक टेस्ट याद है, फास्टिंग ब्लड शुगर, कि आप 7 से 8 घंटे की फास्टिंग रखो रात भर के लिए और सुबह 8 आवर्स की, और सुबह आप जा कर के अपना ब्लड सैंपल जो है वो दे दो, ब्लड टेस्ट करा लो। इसके अलावा और कोई टेस्ट होता है कि सिर्फ इसी टेस्ट को देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ डायबिटीज़ है या नहीं है? ओके, सो नॉर्मली 3 टेस्ट हम लोग बोलते हैं, फास्टिंग, 2 hours आफ्टर मील विच इज़ पोस्ट प्रांडियल, एंड HbA1c। ओके, अब इसमें फास्टिंग में 8 घंटे की फास्टिंग, ब्लड टेस्ट में 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए, विच इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, सो इसीलिए HbA1c टेस्ट एट सिंगल पॉइंट करा सकते हैं, इट इज़ कन्वीनियंट, उसमें फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है। वो हमें लास्ट 3 months के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का एवरेज बता देता है। ठीक है, आपने जो पहले बताया दैट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, तो इसमें 8 घंटे की फास्टिंग करते हैं। हमने अगर ब्लड टेस्ट करा लिया, क्या पैरामीटर देखे अपने रिपोर्ट्स में जब हमारे हाथ में आ जाए तो जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ शायद डायबिटीज़ होने के हम अर्ज पर हैं या नहीं? सो 3 कैटेगरीज, एक होता है नॉर्मल ब्लड शुगर वैल्यू, एक होता है इम्पेयर्ड फास्टिंग या IGT या प्री डायबिटीज, एंड देन टाइप 2 डायबिटीज। ओके, सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन फास्टिंग शुड बी बिटवीन 70 to 90, उससे ऊपर मान के चलिए अप टू मान के चलिए 90 to 125 या 100 to 125 इज प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड फास्टिंग, एंड मोर देन इक्वल टू 126 इज टाइप 2 डायबिटीज। ऐसे ही अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रांडियल का हम करें तो लेस देन 140 इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बिटवीन 140 to 200 इज impaired glucose tolerance या pre-diabetes, more than 200 is diabetes। और HbA1c 5.7 से नीचे नॉर्मल वैल्यू परसेंटेज में आती है, 5.7 to 6.4 is pre-diabetes, more than equal to 6.5 is type 2 diabetes। ओके, अगर HbA1c किसी का 5.7 भी है तो ये वो भी प्री डायबिटीज कंसिडर किया जाएगा, एंड सेम विथ ऑल टेस्ट। हाँ, अगर मान के चलिए मेरा फास्टिंग नॉर्मल है बट HbA1c ज्यादा है, so then HbA1c is more reliable. Why? Because fasting will vary every day. मैंने एक दिन पहले क्या खाया, कितना स्ट्रेस, कितना फिजिकल एक्टिविटी, कितने आवर्स मेरे को स्लीप हुआ, उस सबके हिसाब से इंडिविजुअल ब्लड शुगर वैल्यूज विल वेरी, बट HbA1c दैट इज इट गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 months। अगर तीनों टेस्ट में से 2 टेस्ट नॉर्मल आते हैं बट कोई एक टेस्ट भी थोड़ा सा डिरेंज होता है या तो आपको प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बताता है जो उसके वैल्यूज हैं, तो हम फिर किसे कंसिडर करें? देन यू रिपीट इट। मान के चलिए आपने तीनों टेस्ट किया, 2 नॉर्मल है, 1 अब नॉर्मल है, देन यू रिपीट दी अब नॉर्मल टेस्ट नेक्स्ट डे। अच्छा, अगले दिन ही करें, ओके। और HbA1c आपने जैसे कहा कि 3 महीने का आपको एक एवरेज बता देता है, तो आज के समय में लोग HbA1c कराते हैं तो उन्हें लगता है 5.7 भी ठीक है, चलो कुछ नहीं है। कई बार लोग 6 भी आता है उनका HbA1c तो कहते हैं कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या अगर ये सारी चीज़ें आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आपकी वैल्यूज डी रेंज है, फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं आते? ऐसा होता है क्योंकि अक्सर वो इसी चीज को लेकर के। करेक्ट, सो आई सेड कि जब ब्लड शुगर थोड़े बढ़ने लगते हैं तो आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपकी लैब वैल्यूज में गड़बड़ है दैट मीन्स आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर रही है। या तो हम अभी करेक्टिव स्टेप्स ले लें इन द फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल, इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है, or at some point of time we are going to have type 2 diabetes which will require medication। Okay, अभी जैसे आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की कि इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होंगे, हम उसी पर ही आते हैं। अगर सबसे पहले हम ये समझते हैं नॉर्मल लोग तो चलिए ठीक है उनको डायबिटीज़ नहीं है, अगर किन्हीं की वैल्यूज़ जो है वो प्री डायबिटिक के रेंज में है कि HbA1c 5.7 आ गया है, फास्टिंग जो शुगर है वो 90 से अबव हो गया है, या रैंडम शुगर जैसा आपने कहा वो भी बढ़ गया है, तो प्री डायबिटिक वाले क्या दवाइयाँ खाना शुरू कर दें या लाइफस्टाइल
चेंजेस पे पहले फोकस करें? ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं. सी, लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बेटर, है ना, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी एक हो देता है मेंटेन हमें. कर सकते हैं. सो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, या जिन लोगों को वजन ज़्यादा है, दे आर ऑलवेज एट रिस्क ऑफ इवन प्री डायबिटीज़ टू डायबिटीज़ में कन्वर्जन का रिस्क भी उनका ज़्यादा होता है ना. सो ऐसे लोगों को डाइट में चेंजेस करना हो, कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा. ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नंबर नहीं है. हमारा डाइट बहुत वेरिएबल है, बट वी हैव टू फोकस ऑन रिस्ट्रिक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. इंक्रीज प्रोटीन इंटेक, इंक्रीज फाइबर इंटेक, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ का इंटेक बेटर करना है. नाउ आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स की डाइट इज गोइंग टू बी वेरिएबल. आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, वेकेशन, योर डाइट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक अ हिट. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी मोर डिसिप्लिन्ड विद एक्सरसाइज. राइट. सो हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना है. टोटल 20 to 25 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी. ठीक है, ये जरूरी ये है. कम से कम 5 दिन आपने हफ्ते में करना चाहिए. सो स्टडीज ने शो किया है जितना आप वजन ज़्यादा कम करेंगे उतना बेटर है. बट इवन 5 to 7% ऑफ वेट लॉस ऑलमोस्ट 44% रिस्क कम कर देता है. वाह. Even if you don't lose weight, but you are still exercising, even then it reduces risk of type 2 diabetes by itself. Great. So that is a wonderful thing. There are certain medications जिनको हम दे सकते हैं to promote weight loss, which leads to lower risk of conversion to type 2 diabetes. But then उसको भी you have to follow it up with lifestyle changes. बिल्कुल. आपने इसमें डाइट की बात कही, तो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया तो उसके लिए डैश डाइट फॉलो की जाती है. तो डायबिटीज़ के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक डाइट है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्जन का रिस्क भी कम हो सकता है, या अगर हम होने के रिस्क पर भी हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, या इवन हो भी गया है तो हम थोड़ा बहुत रिवर्सल मोड में ला सकते हैं? सो देर आर लॉट ऑफ डाइट्स, ठीक है, एंड हर डाइट के बारे में देर इज लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डेटा. देर इज नो क्लियर कट परसेंटेज कि कार्ब इतना रहना चाहिए, प्रोटीन इतना रहना चाहिए, फैट इतना रहना चाहिए. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट डाइटरी पैटर्न जो वो बचपन से कर रहे हैं. सो नाउ जनरली ओपिनियन ये है कि राइस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर डायबिटीज़, बट आई हैव पेशेंट्स हु आर प्रिडोमिनेटली राइस ईटिंग, जिन्होंने जीवन मतलब बचपन से राइस खाया है. आई कैन नॉट टेल देम कि आप राइस नहीं खाओ. व्हाट आई नीड टू टेल देम इज आप पोर्शन कंट्रोल करो. राइस थोड़ा सा कम खाइए, साथ में दाल ज़्यादा खाना है, सैलड ज़्यादा खाना है, स्प्राउट्स ज़्यादा लेना है, एंड एड इट विद कर्ड और बटर मिल्क, सो दैट यू डोंट गिव अप व्हाट यू लव, बट आपका ओवरऑल डाइट थोड़ा बेटर हो जाए. परफेक्ट है. डायबिटीज़ में यही है कि रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें, या जो कार्ब्स में हाई है, आलू वगैरह हो गया, या स्पेशली मीठा, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी? सो कम करनी पड़ेंगी. जो व्यक्ति बेटर एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो कर सकता है, दे ऑलवेज कैन हैव अ लिटिल रिलैक्सेशन इन देयर डाइट. बट येस, जितना कार्ब हम कम करेंगे उतना इवन मेडिसिन या इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी कम होगा. सो बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन है, एंड दैट इज़ वाई मॉडर्न मेडिसिन नाउ सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स वी आर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, कि हर व्यक्ति को उसका डाइट, उसका मेडिकेशन, उसके जीवन शैली के हिसाब से. सो डायबिटीज इज ऑलरेडी सो डिफिकल्ट टू मैनेज. आवर जॉब इज टू मेक अ पर्सन्स लाइफ ईजियर इन द वे कि ऐसा ना उनका पूरा जीवन इसी में चला जाए. देयर आर अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ आल्सो. बिल्कुल. अभी हाल ही में डॉक्टर, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि अगर आप डायबिटीज़ होने के रिस्क पर हैं, आपको डायबिटीज़ भी है, तो हर मील के बाद अगर आप सिर्फ 10 मिनट की भी वॉक कर लेते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल डाउन हो जाते हैं. ये सही है? यस. सो वॉकिंग आफ्टर मील इवन 10 मिनट्स कैन रिड्यूस योर खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर बाय ऑलमोस्ट 30%. 30%. ओके. तो अगर कोई नॉर्मल वॉक करे तो भी चलेगा, या उसमें ब्रिस्क वॉक करना होता है? नॉर्मल वॉक शुड बी फाइन. ठीक है. और तो अगर किसी ने एक्सरसाइज की कि हर दिन वो उठ करके सुबह 20-25 मिनट की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ में हर मील के बाद वॉक भी कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें मिल करके उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं? इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट. सो अगर आप सुबह 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें, तीनों टाइम के खाने के बाद 15 मिनट्स का वॉक करें, और आप इसको एटलीस्ट हफ्ते में 6 दिन सस्टेन कर पाएं, फॉलो करें, देन आपकी मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं. your overall quality of life will be better, your blood sugar values will be better. और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपने बोला कि माइक्रोवास्कुलर, जैसे आई का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट, पैर की नसों का इन्वॉल्वमेंट, या हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. बिल्कुल. अभी ऐसे में एक्सरसाइज के भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं कि ये एक्सरसाइज ज़्यादा मदद करेंगे आपके इंसुलिन को लो करने में?
ओके, सो एक्सरसाइज ब्रॉडली 2 होंगे, एक एरोबिक एक्सरसाइज होगा, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डायबिटीज, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इज डायबिटीज रिलेटेड मसल वेस्टिंग. सो व्यक्ति बोलेगा मेरा वेट वही है लेकिन मैं पतला होते जा रहा हूँ, है ना, लोग मुझे टोकते हैं कि आप ठीक नहीं लग रहे हैं. सो दैट इज डायबिटीज रिलेटेड मसल वेस्टिंग. अब उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेटर है ना. सो एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन अगर आप 20 to 25 मिनट्स का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाकी दिन आप एरोबिक एक्सरसाइज करें तो दैट वुड बी ग्रेट. योगा हैज अ वंडरफुल इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज कंट्रोल. परफेक्ट. और अगर इन एक्सरसाइज को किस टाइम पर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? कई लोगों की वर्क स्केड्यूल ऐसे होते हैं कि वो दिन में नहीं कर पाते, अगर वो नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइन. सो एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये ज़रूरी है. अगर डायबिटीज़ हो गया है तो इसके बाद ये आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करेगा? मतलब जैसे हमने इंट्रो में भी बात की कि फ्रॉम हेड टू टो ये आपको सब तरीके से अफेक्ट करेगा. तो प्लीज़ एक बार वो भी बता दीजिए कि डायबिटीज़ लंबे समय तक अगर कंट्रोल में नहीं है तो हाउ इट कैन अफेक्ट यू. सो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन 2 तरीके से होते हैं. एक होता है डायबिटीज के कंट्रोल से डायरेक्टली लिंक्ड, जैसे कि आई कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशन या नसों का कॉम्प्लिकेशन. दूसरा होता है डायबिटीज के ड्यूरेशन से लिंक्ड. नाउ ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बाद भी डायबिटीज रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन कम नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज डायबिटीज के साथ, अब डायबिटीज इज अ वेरी फ्रेंडली थिंग. वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके चलता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो गया, ओबेसिटी हो गया. So diabetes control along with blood pressure control, cholesterol control, giving up unhealthy habits like smoking, alcohol, ये सब चीज़ें मिलके हमारे डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करती हैं. ठीक है. सो इट्स नॉट जस्ट ब्लड शुगर कंट्रोल अलोन, इट इज बाकी सारी चीज़ों पे भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल पे. ओके. फ्रूट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है डायबिटीज के जो पेशेंट्स है कि हम कौन से फल खाएं, क्योंकि ज़्यादा मीठे फल जैसे कि आम हो गया, अंगूर या लीची, इसको भी कहा जाता है कि ये भी आपकी इंसुलिन बढ़ा सकते हैं. तो ऐसा कुछ है कि डायबिटीज़ के मरीज सिर्फ यही फल खा सकते हैं? सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा कोई फल नहीं है जो आप नहीं खा सकते. सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, पोर्शन कंट्रोल. सो अगर आपको आम बहुत पसंद है, आप आम खा सकते हैं, बट एक इतना हथेली भर. बट वो पोर्शन कंट्रोल कितने लोग कर पाते हैं, है ना. सो प्रॉब्लम यही है. सो आप सब कुछ खा सकते हैं अगर आप पोर्शन कंट्रोल करें तो. ठीक है. डॉक्टर, डायबिटीज को लेकर फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट जूसेस अवॉइड नो फ्रूट जूसेस एट ऑल. ठीक है. डायबिटीज़ को लेकर के ना, जैसे हम लोग ने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं तो अक्सर लोगों के मन में ऐसी धारणाएं हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादातर सही चीज़ें नहीं बताते डायबिटीज़ के बारे में. उनको ऐसा लगता है कि हम खुद से ठीक कर लेंगे, हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे. अगर वो दवाइयाँ शुरू भी करते हैं तो उनका डायबिटीज़ जब कंट्रोल में आने लगता है तो बीच में छोड़ देते हैं कि अब तो हम खुद से ही ठीक कर लेंगे. ये कितना खतरनाक हो सकता है? मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हैं. नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं सबको बताना चाहूँगी, डायबिटीज़ रिवर्सल जैसा कोई टर्म नहीं है. रिवर्स नहीं हो सकता? नो. सो जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ रेमिशन. डायबिटीज़ रेमिशन का कैसे किया जा सकता है? अगर आप अपना 15% वजन कम करें, सो इफ यू लूज 15% ऑफ योर बॉडी वेट एंड आप उसको वहीं रखें. अच्छा, उसे बढ़ने ना दें. तो आप बिना दवाइयों के, अगर आप HbA1c 6.5 के नीचे ले आते हैं, देन दैट इज डायबिटीज रेमिशन. नाउ ये डायबिटीज प्रोग्राम्स में क्या होता है, आपको मील हटा के एक प्रोटीन शेक दे दिया जाता है विच इज नोन एज मील रिप्लेसमेंट. अच्छा. सो क्या होता है, आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक बहुत कम हो जाता है. जब आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, यू विल लूज वेट. ठीक है. बट क्या वो सस्टेन किया जा सकता है? बिकॉज आपका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाता है एंड बिकॉज आप इनफ नहीं खा रहे हैं, आपके बॉडी में कीटोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं. सो ये एक अनहेल्दी वे है. अगर आप हेल्दी तरीके से वज़न कम करना चाहें अपनी मेहनत से, सो आई डोंट थिंक कि ऐसा आपके डॉक्टर्स हेल्प नहीं करना चाहेंगे. आई वॉन्ट माई पेशेंट्स टू डू वेल. अगर वो मेडिसिन से हो सकता है वो मेडिसिन से, अगर वो लाइफस्टाइल से हो सकता है वो लाइफस्टाइल, अगर कॉम्बिनेशन से देन कॉम्बिनेशन से. सो गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट. और जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप सेल्फ डिसीजन ना लें, आप अपने डॉक्टर को उसमें इन्वॉल्व रखें. ठीक है.
मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, उनको डायबिटीज़ है और कई बार उनका शुगर बहुत हाई रहता है। काफ़ी तरीके की वो फास्टिंग्स भी करती हैं और हमारे यहाँ ऐसा है कि फास्टिंग में आप कुछ खाते ही रहिए, ख़ास करके मिठाई खाते कि एक रसगुल्ला खा लिया, एक पेड़ा खा लिया, एक मिठाई खा ली, इस तरीके की चीज़ है। तो उस टाइम पर उनका जो शुगर है वो और बढ़ जाता है। बट उनका कहना है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे सारी चीज़ें अपनी फ़ॉलो करनी है और डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने उनको सब चीज़ें खाने से मना कर दिया। रोटी कम करो, चावल कम करो, ये कम करो, वो कम करो। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बंद कर दे तो खाए क्या? तो सबसे बड़ा सवाल डायबिटीज़ के मरीज़ों का यही रहता है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गया तो हमें सब बंद करना पड़ेगा, तो हम खाएँ क्या? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? प्लीज़ आप बताइए कि अगर कुछ बंद करना है, कम करना है, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं खाने के तो लिए? इसीलिए ना डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को फीचर्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन अलोन, हुँ। वो पूरे परिवार को अपना डाइट चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति अगर केक खा रहा है तो मेरा भी मन करेगा खाने का। हाँ। सो पूरे परिवार को चेंज करना पड़ेगा। आपको सिग्निफिकेंट टाइम और एनर्जी और मनी डिवोट करना पड़ेगा डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए। राइट। बट आफ्टर दैट इनिशियल पीरियड ऑफ डिनाइल, जब फाइनली एक्सेप्टेंस आता है, मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, सो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सस्टेन, जो हम चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप कार्ब ज़ीरो कर दीजिए, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, हाँ। है ना? सो यू नीड टू फिगर आउट अ वे टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सरसाइज। यू नीड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। ज़रूरी है वो। ठीक है। जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लाइक आई हैव पीपल जो ट्रैवल 2 घंटा करके जाते हैं, 2 घंटा करके आते हैं, देन दे नीड टू बी मोर स्ट्रिक्ट विद डाइट। सो डाइट में स्मॉल चेंजेस, जैसे गेहूं की रोटी ना खा के गेहूं के साथ आप 50% गेहूं 50% आप मिलेट्स ऐड करें। आप उसकी रोटी खाएं। आप खाएं, 2 खाना है, 2-3 जितनी आपको रोटी खानी है, बट वो गेहूं प्लस मिलेट्स की रोटी खाएं। ठीक है। जैसे चावल के बारे में मैंने बोला, पोर्शन कंट्रोल करें। अगर आपको चावल लेना है तो एक मिलेट्स वाली रोटी के साथ आप थोड़ा सा राइस ले सकते हैं। दाल ज़्यादा मात्रा में लें, सैलड ज़्यादा मात्रा में लें, मील में बटर मिल्क या दही ज़रूर लें। जब मेरे खाने में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो कार्ब अपने आप कम हो जाएगा। सो कार्ब, प्रोटीन का सोर्स है दाल, पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स, बटर मिल्क। सो हर मील में अगर प्रोटीन है तो कार्ब अपने आप कम हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू गिव अप व्हाट यू लव, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। ठीक है। आपने प्रोटीन की बात कही, तो इसमें है कि प्रोटीन सिर्फ जिम गोअर्स के लिए होता है। ऐसा है कि अगर आप जिम नहीं जाते हैं, आप नॉर्मल अगर डेली एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग वगैरह भी करते हैं और कुछ कारणों की वजह से आपके प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स या मतलब प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जो लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं, क्या वो प्रोटीन शेक ले सकते हैं या ले सकते हैं? सो हर एक व्यक्ति को 0.8 to 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, एक्सेप्ट जिनको किडनी डिजीजेस है, उनका किडनी डिजीज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन पूरा करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, मुश्किल है। सो अगर जैसे मैंने कहा डायबिटीज में मसल वेस्टिंग होता है, तो प्रोटीन इनटेक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। इसमें जो वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ओके, सो वे प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन जो है, आपकी टॉलरेंस और एक्सेप्टेबिलिटी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। सो बहुत सारे लोग प्रोटीन को, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हम देते हैं उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, then लोगों के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज अ बेटर ऑप्शन। सर्टेन पीपल हैव सर्टेन डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, उन लोगों के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज अ गुड ऑप्शन। सो इट नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, कैन बी डिस्कस्ड एज पर द पर्सन्स प्रेफरेंसेस। ठीक है। ओके। जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की कि अगर लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, डाइटरी मतलब अपने चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने अगर अपना टेस्ट कराया और सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, तो मान सकते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गया? सो द टर्म इज रेमिशन। हाँ। ठीक है। रेमिशन डायबिटीज़ का हम तब बोलते हैं जब विदाउट मेडिकेशन अगर आपका HbA1c लेस देन 6.5 आ जाए। नाउ बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वंडरफुल अगर आपका लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के साथ ऐसा हुआ है, बट उसके बाद आपने डॉक्टर विजिट छोड़ नहीं देना है, बिकॉज केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल एंड क्लोज फॉलो अप इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है, बिकॉज अगर आपका वेट गेन होगा वापस, तो आपका डायबिटीज़ वापस आ जाएगा। हमारे बहुत सारी ऑडियंस है जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के कमेंट किया है कि उनको डायबिटीज़
निकला था तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया, वो रोज एक्सरसाइज करने लगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट में बदलाव कर दिया उन्होंने, छोटी छोटी चीजें कर दी। अब उनका जो है रिपोर्ट सही आ गया है, उन्होंने फिर 6 महीने बाद चेक कराया तो फिर नॉर्मल आ गया है। तो उन्होंने 1 साल तक चेक कराया और 3 बार कराया तो उनके रिपोर्ट्स उन्होंने कहा नॉर्मल आ गए हैं। तो क्या रिपोर्ट्स ऐसे में अगर नॉर्मल 1 साल कंटिन्यूअस रह रहे हैं तो भी हम कह सकते तो हैं भी आपको एवरी ईयर वो चेक कराना पड़ेगा एंड हाँ। आपको सिम्टम्स जो हमने लक्षणों के बारे में बात की उसमें बहुत क्लोज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज हम इंसान का नेचर है थोड़ा सा लैक हो ही जाता है। सो अगर आप क्लोजली अपना रेगुलरली चेक करते रहेंगे अपना ब्लड शुगर वैल्यूज, तो चांस ऐसा है कि अगर शुगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे तो वी कैन पिक इट अप अ लिटिल अर्ली। ठीक है। इसमें जैसे हमने जब वॉकिंग की बात की थी कि हर मील के बाद वॉकिंग आपको हेल्प कर सकती है। एक और ऐसा है कि अगर आप खाना खाने से पहले फाइबर इंटेक ले लेते हैं, फल खा ले या सैलेड खा के अपना पेट थोड़ा ज़्यादा भर ले, तो और बाद में जो चीज़ें अपने खाने की खाएं तो इससे भी आपका इंसुलिन कम रहेगा। सो अगर आप खाने से पहले सैलेड ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर वही आपकी भूख थोड़ा कम होगी, क्योंकि आपके स्टमक को सेटाइटी सिग्नल जो है वो 20 मिनट्स के बाद आता है ना। सो अगर आप स्टार्टिंग में सैलेड खाएं, थोड़ा च्यू ज़्यादा करके खाएं एंड तो फिर आपका वो 20 मिनट्स वाले पीरियड में टाइम कम रह जाएगा, सो आपका कार्ब थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर्स बेटर रहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कर सकते हैं। जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, अगर वो प्री डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ उनको डेवलप हो गया है, कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें आप उनको बताना चाहेंगे कि ये ध्यान में रखिए, और अगर आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है तो आप पहला स्टेप क्या लें? सो पहला स्टेप रहेगा कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या ऐसे भी लोग जिनके स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री है, जिनको ग्रैंड पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को डायबिटीज़ है, या ऐसी महिलाएं जिनको पीसीओडी है या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ था जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। सो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। आपको खाना ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी आपको कट आउट कर देना है, ऐसा नहीं है। पोर्शन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉडरेशन इज़ द की, एंड 35 ईयर्स के बाद एटलीस्ट साल में एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। ठीक है। आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग रहती है तो चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारे घर में किसी एक मेंबर को भी है तो भी चांसेस हैं हमें कि हो सकता है डायबिटीज़। सो जितना स्ट्रांग, मतलब जितने ज़्यादा लोगों को है, ऑफ कोर्स रिस्क उतना ज़्यादा है। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डायबिटीज़, जैसे जेनेटिक डायबिटीज़, जैसे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ रहते हैं, वो 30 साल से कम की उम्र में भी होते हैं, है ना। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है। सो अगर आपके परिवार में एक भी व्यक्ति को है तो आपको होने का चांस है, एंड अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बेटर, राइट। सो एक्सरसाइज, डाइटरी चेंजेस, यू नीड स्मोकिंग को गिव अप करना, अल्कोहल कंजम्पशन को मिनिमाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में। ओके, आपने कहा कि 35 इयर्स के एज के बाद आपको हर साल एक टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो क्या वो पहले थोड़ा टेस्ट कराना शुरू कर दें? सो इवन अडोलेसेंट्स में भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं कि अगर अडोलेसेंट, वो बच्चे का ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आता है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, एंड क्लिनिकल साइंस, जैसे मैंने बोला अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जैसा साइन है, या किसी बच्ची को पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, तो उन लोगों को एडोलेसेंस में भी डायबिटीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है। हम अगर डाइट की बात करते हैं तो आप एक हमें डिज़ाइन बता सकती हैं कि अगर थाली हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए दें तो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें कितने पोर्शन में होनी चाहिए, सो दैट उनकी मतलब जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे। ओके, सो माई प्लेट मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द प्लेट जो है वो फुल रहनी चाहिए आपकी लेग्यूम से, सैलड से, स्प्राउट से, नट से। एक छोटा पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट का रहना चाहिए, एक स्मॉल पोर्शन आपका फैट का भी रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, सो इंडियन डाइट में सच अ हॉट वेदर, मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ दैट बटर मिल्क या कर्ड इन आफ्टरनून इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
वो आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा करता है और आपका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हम अपनी थाली को डिज़ाइन करके खाते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रह सकता है। परफेक्ट। आई गेस डॉक्टर, हमने इस कॉन्वर्सेशन में अब तक जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। हम चाहते हैं जाते जाते एक फाइनल गो टू होम मैसेज की तरह हमारी ऑडियंस को आप कुछ बताएं ज़रूर डायबिटीज़ के बारे में, कि अगर वो होने के अर्ज पर भी है या उनको हो भी गया है तो किन बातों का ख्याल रखें। सो टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहना इसको बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाना, वो चेंजेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें। एवरीथिंग इन मॉडरेशन। ठीक है। अल्कोहल को लिमिट करें, स्मोकिंग को कट आउट करें एंड 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें एंड प्रैक्टिस स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये सब इम्पॉर्टेंट है एंड की फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, ज़रूरी है ये। परफेक्ट। अगर इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।